हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। सो स्टूडेंट्स, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके साथ हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी। सो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एंड डिस्कशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है जल्दी सॉल्व। नाउ व्हेन यू लुक इनटू दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलार H2SO4, है ना। हमको दिया गया है 0.1 मोलार H2SO4 और हमको इसका पीएच निकालना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? पहली बात तो अगर हमको बोला है कि ये है 0.1 मोलार H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? भाई प्रोटॉन्स यहाँ पे H2 है और मोलारिटी कितनी है? 0.1 है। सो दिस इज 2 into 0.1, सो दैट इज 0.2 m। बस आ गया मेरा आंसर। तो ये क्या है बच्चों? ये है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे जब निकालना है पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 into 10 to the power minus 1. So that gives us minus of log of 2 plus log of 10 to the power minus 1. तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? log of 2 होता है 0.3 and this log of 10 to the power minus 1, minus 1 नीचे आ जाएगा, so minus 1. So this gives us minus of minus 0.7. So my answer here will be plus 0.7. So क्या होगा मेरा सही आंसर? इसको ऑप्शन नंबर 1 here is the correct answer. So the pH of 0.1 molar H2SO4 solution, the answer here is 0.7. अगला सवाल, calculate the pH of calculate the pH of 10 to the power minus 4 molar NaOH solution. हमको दिया गया है यहाँ पे बच्चों 10 to the power minus 4 molar NaOH solution. अब NaOH क्या है? यहाँ पे आपको OH की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पे हमको OH वाला कंसेंट्रेशन गिवन है। सो हियर दिस POH कितना है? दिस इज माइनस ऑफ लॉग, और हमको दिया गया है 10 to the power minus 4, तो हम कैसा लिखेंगे इसको? 10 to the power minus 4. दिस कैन बी रिटन एज minus 4, सो दिस इज प्लस 4. पर ये क्या है? ये POH है, दिस इज POH। आपको पूछा क्या गया है? तो आपको पूछा गया है यहाँ पे pH, ठीक है। अब हम इसका pH कैसे निकालेंगे? थोड़ा आप इसको लॉजिकली सोचते तो आपको समझ में आता है कि बेसिक सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन का pH आपका 7 से कम तो नहीं होगा, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली 1 and 2 तो मैं एलिमिनेट करूंगी, आंसर कैन बी आइदर 3 and 4। बट आपका इतना ज़्यादा है तो आपका 7 के रेंज में भी नहीं आना चाहिए आंसर। लॉजिकली भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट येस व्हेन यू हैव टू सॉल्व इट, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो भाई pH हम लिखते हैं ना, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, सो pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, दैट मीन्स 14 माइनस 4, दैट मीन्स 10. So the answer for this question will be option number 4, that is 10 is the correct answer. अगला सवाल, if 500 ml of pH3, हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास में एक सोल्यूशन है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ओके फाइन, आई टेल यू। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक सोल्यूशन है, 500 ml है pH3 वाला सोल्यूशन एंड 500 ml हमारे पास में है pH4 वाला सोल्यूशन। इसको मिक्स करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट pH क्या आ जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 is 3, 1 is 3.3, 1 is 3.5 एंड 1 is 3.8। तो बच्चों जब भी आप दो एसिडिक सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो 3 and 4 का रेंज है। अगर आप इन दोनों सोल्यूशंस को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करें, अगर वॉल्यूम अलग अलग रहता तो हमारा आंसर या फिर कैलकुलेट करने का तरीका हम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जाते, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ही ले रहे हैं, हमने दो अलग अलग पीएच के सोल्यूशंस को यहाँ पे लिया हुआ है।
एक का pH है 3, दूसरे का pH है 4, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा 3.5। तो रिमेंबर इन दिस केस हमारा आंसर किस रेंज में आना चाहिए, मेरा आंसर सबसे मिनिमम कितना है 3, तो हमारा आंसर 3 नहीं हो सकता और हमारा आंसर 3.5 के ऊपर नहीं हो सकता, 3.5 एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.3, बिकॉज व्हेन टू एसिडिक सॉल्यूशंस दे आर मिक्स्ड द आंसर शुड बी, उनका जो मीन वैल्यू है उससे थोड़ा कम होना चाहिए और लोएस्ट जो है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सो द आंसर शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। अगला क्वेश्चन है what will be the pH of acetic acid 0.1 molar if it dissociates 1% in the aqueous solution। ठीक है, क्या होगा pH of acetic acid which is 0.1 molar, क्या बोला गया है, इसको हम डिसोसिएट कर रहे हैं कितना 1%, इसका मतलब जो ये 1% 0.1 मोलार सोल्यूशन है उसको आप 1% मतलब इस तरीके से आप उसको और डिसॉल्व कर रहे हो, तो दिस गिव्स अस व्हाट 10 to the power -1 into 10 to the power -2, दैट इज 10 to the power -3। ये क्या है, तो ये है बच्चों हमारे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। बस निकाल लो इसका पीएच, पीएच इक्वल्स टू log of the proton concentration, that means log of 10 to the power -3, so this gives us minus of -3 and the answer here will be +3। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हियर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पीएच वाले क्वेश्चंस, एसिड, पीएच, बफर, ये सारे क्वेश्चंस आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्टेप्स अगर आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, द अपैरेंट पीएच ऑफ अ फ्लूइड इट इज 7.45। ठीक है, क्या बोला गया, तो हमारे पास में पीएच एक सोल्यूशन है, उसका पीएच कितना है 7.45 है, सो दिस इज द पीएच। देन वेयर बाइकार्बोनेट बफर इज इन्वॉल्व फॉर मेंटेनिंग इट्स पीएच। ठीक है, अब आपको दो पीके वैल्यूज दी है, वैल्यूज ऑफ पीके ऑफ द कार्बोनिक एसिड इट इज 6.15 एंड दूसरा जो है एक पीके वैल्यू दी है 10.45 की। हमको बच्चों को एक ही पीके वैल्यू लेनी होती है एंड पीके वैल्यू क्या होता है, तो पीएच ±1 के आसपास आपका नियरेस्ट आना चाहिए। तो अगर हम 7.45 को कंपेयर करें 6.15 एंड 10.45 से, नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट है बच्चों 6.15। So the pK value that we have to consider here it is 6.15. The value we have to consider here is 6.15. पूछा गया है the molar ratio of conjugate base to acid is। आपको बताना है यहाँ पे रेशियो ऑफ बेस टू एसिड कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो एक फॉर्मूला आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, दैट इज pH इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ द base concentration upon the acid। pH given है 7.45, pKa है 6.15 प्लस log of B upon A। अब कैसे निकाले हम आगे वाला पार्ट, तो यहाँ पे पहली बात क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या वैल्यू आना चाहिए, दिस इज 7.45 इक्वल्स टू 6.15, तो क्या आएगा ये 7.45 minus 6.15 तो 0, 3, 1। सो द आंसर, सो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा दैट शुड बी 1.3, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1.3। अब हमको एक हिंट गिवन है यहाँ पे, एंटी लॉग 1.3 का कितना होता है 20। आप मेरी बात समझो, यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू 1.3, मतलब कि मुझे लॉग ऑफ ऐसा कोई तो नंबर लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे log ऑफ ऐसा कोई भी नंबर लिखना पड़ेगा जिसका वैल्यू जो है वो हमको 1.3 मिले, जिसका वैल्यू मुझे 1.3 मिले। क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है कि 1.3 का जो एंटी लॉग होता है वो 20 होता है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं log ऑफ 20/1, क्योंकि क्या हो जाएगा log ऑफ 20 जो है ये 1.3 है, log ऑफ 20 जो है 1.3 आ जाएगा। सो माय आंसर हियर विल बी एक्चुअली 20/1। तो क्या पूछा गया था आपको, क्वेश्चन में पूछा गया था बेस टू एसिड का कंसंट्रेशन, सो द आंसर शुड बी 20:1। सो ऑप्शन नंबर
2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज एज वेल क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं आगे। So let's move ahead with the next question. Prepare a 0.2 molar acetate buffer with pH 4.76. हमको क्या करना है, हमको बनाना है 0.2 मोलर एसिटेट बफर, pH दिया है 4.76, pK भी दिया है 4.76। बच्चों अगर pH एंड pK इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, याद है हमने लिखा था प्लस फॉर्मूला प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन एसिड। अगर pH और pK हमारा इक्वल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। सो किसका लॉग 0 होता है, तो मुझे पता है भाई कि लॉग ऑफ 1 हमारा 0 आता है, और यहाँ पे वैल्यू 1 कब आएगी, जब हमारा बेस और एसिड इक्वल होगा, या 1/1 हो सकता है, 2/2। अगर बेसिकली बोथ, अगर दोनों भी हमारे बिल्कुल सेम कंसेंट्रेशन में है तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पे वैल्यू मतलब सॉरी हमको मिलेगा pH एंड pK दे आर इक्वल। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एसिटेट एंड एसिटिक एसिड दोनों भी इक्वल अमाउंट में ही प्रेजेंट है। 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर एसिटेट बफर ऑफ द pH 4.76, pK 4.76 दिया है, उसको हमने क्या किया, तो उसको हमने डाइल्यूट किया 10 टाइम्स। व्हाट वुड बी द ऑल्टर्ड pH, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो, ठीक है, अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो हमारा जो pH रहेगा वो क्या होना चाहिए, pH थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। तो आंसर ये तो नहीं आएगा, बट सिर्फ 10 टाइम्स डाइल्यूट करने से pH में बहुत चेंज नहीं आएगा। अगर 0.2 मोलार बफर को आपने सिर्फ 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो उससे बहुत चेंज नहीं आएगा। हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। The equilibrium constant Km usually called as the Michaelis constant is a measure of, तो Km को ही हम बोलते हैं बच्चों dissociation constant भी, it is also called as the dissociation constant। तो dissociation constant क्या बताता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कितना ज़्यादा डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये वैल्यू हमको क्या बताती है, दिस बेसिकली टेल्स अस द एंजाइम्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। अगर Km वैल्यू ज़्यादा है मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब एफिनिटी कम है। So they share an inverse relationship. This is not one of the steps between the glycolysis of glyceraldehyde 3-phosphate and 3-phosphoglycerate. ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में बच्चों एक मेटाबोलाइट रहता है ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate, दैट इज कन्वर्टेड टू 3-phosphoglycerate। पूछा गया है कि ये कौन सा स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप वहां पे परफॉर्म नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ 1,3-bisphosphoglycerate, ATP सिंथेसिस एंड एंजाइम यूज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये तीनों देखने को मिलता है। ठीक है, हमको इन स्टेप्स की बात की जा रही थी, तो ATP बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज भी यूज हो रहा है, 3-phosphoglycerate भी इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है, ये सारी चीजें हो रही है बच्चों। बट वहां पे क्या दिया गया था, NAD से NADH का फॉर्मेशन दिया गया था, मत सॉरी NAD से NADH का फॉर्मेशन किया जाता है, ऑप्शन में दिया है NADH to NAD। So this point is absolutely incorrect and so that is our correct answer. Okay. Competitive inhibitor will change the inhibition कितने टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉम्पिटिटिव, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, वन इज मिक्स्ड इनिबिशन एंड वन इज अनकॉम्पिटिटिव। और तीनों में हम लोग देखते हैं Km और Vmax में क्या चेंज आता है। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, Km बढ़ता है, Vmax कम होता है, बिकॉज द इनिबिटर इज फाइंडिंग फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी को कम करता है फॉर द एंजाइम, तो Km बढ़ेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में Km पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सॉरी Vmax यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे Km पे कोई इफेक्ट नहीं आता बल्कि सिर्फ Vmax डिक्रीज होता है। मिक्स्ड में Km बढ़ता है, Vmax डिक्रीज होता है, बट अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनिबिटर अकेला खुद से जाके नहीं बाइंड हो सकता है एंजाइम को, इसकी वजह से वो पहले इनिबिटर क्या करेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट को बाइंड कराएगा, मतलब Km को डिक्रीज करेगा, बट अल्टीमेटली इनिबिटर है तो वो Vmax को भी डिक्रीज करेगा। तो Km क्या करता है, सॉरी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, Km हमारा इंक्रीज होना चाहिए एंड Vmax हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो बोला गया था विल चेंज
it will change KM without affecting the Vmax. Okay, so I hope the questions are clear to everyone. And yes, free mock test available है बच्चों हमारी वेबसाइट के ऊपर में. तो अगर आप गेट टारगेट कर रहे हैं तो जाके इन मॉक टेस्ट को ज़रूर सॉल्व कीजिए and get your selection in the next GATE examination. Okay, प्लस फिलहाल चल रहा है फ्लैट 70% ऑफ ऑन ऑल दी कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सब पे चल रहा है ये ऑफर. आपको यूज करना है प्रोमो कोड IFAS 70 एंड इस प्रोमो कोड को यूज करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो. ठीक है, चलिए, सो हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग.